हे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हेन डिसोल्यूशन का सम, और ये है इंसॉल्वेंसी वाला केस जिसमें व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, यानी जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो किस तरीके से आपका जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो हम लोग आज सीखने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं सिंपल डिसोल्यूशन पर, और शायद से वन पार्टनर और टू पार्टनर डिसोल्यूशन पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो भी जाके आप लोग वीडियोस देख लेना। और अगर आपको और उसी के साथ साथ मैंने ये हाउ टू पास इन अकाउंट्स, हाउ टू पास इन इकोनॉमिक्स, हाउ टू पास इन एसपी और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो मेरे चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते। तो कुछ थोड़ा सा ये थ्योरी पार्ट है जो आपको दिया गया है पेज नंबर 235 पर। तो पहले इसमें ज़रूरी क्या चीज़ है, जब सारे पार्टनर्स यानी कि व्हेन ऑल पार्टनर्स गेट इंसॉल्वेंट, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो द टोटल प्रोसेस विल रिमेन द सेम, बस कुछ पहले स्टेप्स अलग है। ठीक है, वो देखते हैं पहले तो क्या है जो जिसने जो मैंने पर्पल से मार्क किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहले समझते हैं, पहले रीड करते हैं। द रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज यूजुअल, यानी जैसे नॉर्मल डिसोल्यूशन में करते हैं, सिंपल डिसोल्यूशन वन पार्टनर टू पार्टनर डिसोल्यूशन में वैसे ही करना है। बट द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, लेकिन जो हमारे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ है उनको हमको क्या करना है, शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। कौन से लाइबिलिटीज़? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़। ठीक है, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ है वो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते। द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जो बाहर के लाइबिलिटीज़ है जैसे आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, ये सारे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ यानी बिजनेस के बाहर के लाइबिलिटीज़, तो आपको उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है जैसे हम लोग नॉर्मल केस में करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाके सारे लाइबिलिटीज़ को लिख देते हैं। यहाँ से ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी में ऐसे आपको करना नहीं है। नॉर विल पेमेंट टू द थर्ड पार्टीज टू बी डेबिटेड टू दिस अकाउंट, यानी हम लोग जैसे हम लोगों ने सिंपल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि हम लोग अगर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कोई भी पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं टू बैंक अकाउंट और फिर वन बाय वन सारे लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जो कोई भी लाइबिलिटी हम लोग पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं करना है। ठीक है, सिंपल, पक्का। चलो अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द अवेलेबल कैश, और फिर सारे जो एसेट्स है वो हम लोग रियलाइज करेंगे, और फिर जो कुछ भी हमारे पास में कैश बचता है, द अवेलेबल कैश शुड बी देन बी पेड टू द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज इन देयर लाइबिलिटी रेशो। कौन से रेशो में? इन देयर लाइबिलिटी रेशो। अभी ये लाइबिलिटी रेशो क्या होता है, मैं अभी ये आने वाले सम में मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको एक एक चीज़ें मैं डीप में समझाऊंगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, यस। द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड शुड बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी जो कोई भी आपके थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की अमाउंट बच जाती है वो हमको ट्रांसफर करनी होती है डेफिशिएंसी अकाउंट में। ठीक है, अब डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाले केस में किया जाता है, बनाया जाता है डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, ये भी क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको थियरी पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग ये सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने सिंपल वाला एग्जाम्पल लिया पहली बार में आपको समझने के लिए कि क्या होता है डिसोल्यूशन। ठीक है, पेज नंबर 236 पर ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ रूपाली, दीपाली एंड मिताली हु शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि 2:5, 2:5 और 1/5। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 हमको दिया गया है। सबसे पहले हमको कैपिटल बैलेंस दिया, रूपाली दीपाली दोनों का भी जो है वो क्रेडिट लाइबिलिटी साइड पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। ठीक है, याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन। देखो अब ये इंसॉल्वेंसी कैसे पता चलेगी कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करने का, कभी भी डिसोल्यूशन वाले केस में डायरेक्ट मार्क करना शुरू नहीं करना। ठीक है, अब मैंने भी गलती की, आप लोग को भी वैसे ध्यान रखना है। ठीक है, कि हम लोग डायरेक्ट मार्किंग करना नहीं शुरू करेंगे, पहले हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि ये कौन सा डिसोल्यूशन वाला केस है, क्या ये वन पार्टनर है, क्या ये टू पार्टनर है, या क्या ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है एडजस्टमेंट में, एज्यूमिंग ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सारे पार्टनर्स कैसे आपके इंसॉल्वेंट है, यानी हमको समझ में आ गया ये कौन सा केस है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला केस है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के
चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले है रूपाली और दीपाली का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक लोन, अभी हमने पीछे देखा था कि आपको अगर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है वो हम लोग को अलग से क्या करना है, एक अलग से अकाउंट बनाना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का हम लोग अलग से अकाउंट बनाएंगे और उसके क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, बैंक लोन अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसकी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। अब ये बाजू में कुछ लिखा हुआ है विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक, यानी बोला गया है कि जो बैंक लोन है आपका, इट इज अ चार्ज ऑन स्टॉक, यानी आपका जो कोई भी स्टॉक रियलाइजेशन पर बिकेगा उसके ऊपर ये जो बैंक लोन है वो डिस्चार्ज होगा, यानी इसका पेमेंट होगा, ठीक है। स्टॉक को बेचने के बाद जो कुछ भी पैसे रियलाइजेशन पर मिलेंगे उससे, ठीक है। यस, ये लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। उसके बाद है आपका फिक्स एसेट्स, गुडविल, स्टॉक, और ये तीनों भी आपके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, जैसे नॉर्मल केस में हम लोग करते हैं वैसे ही, ठीक है। सिर्फ फर्क कहाँ पर है, तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज में फर्क है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद बैंक हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड पर इसको लिखेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर इसको लिखेंगे। उसके बाद में फिर मिथाली का यहाँ पर एसेट साइड पर दिया, इसका मतलब एसेट साइड पे दिया, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर इसको लिखेंगे मिथाली को, ठीक है, सिंपल। यस, अब आगे देखते हैं। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड अंडर, सबसे पहले फिक्स एसेट वर सोल्ड फॉर 1,80,000, स्टॉक वर रियलाइज्ड फॉर 1,04,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000, ठीक है। अब आपको बोला गया प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन एंड एफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो चलो वन बाय वन देखो, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में फिर बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड ये डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स और फिर बैंक लोन एंड देन डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। यस, अभी चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पर, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं वैसे ही वन बाय वन पहले पोस्टिंग करेंगे। तो हमको पहले कैपिटल बैलेंस दिया है, रूपाली का 60, दीपाली का 40, ठीक है। तो रूपाली का 60, दीपाली का 40 दोनों भी आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। देखो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹60,000, ₹40,000, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है क्या, क्रेडिटर्स का बैलेंस और बैंक लोन का बैलेंस। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स का 2,40,000, तो हमने क्रेडिटर्स का, हम लोग ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाला केस कर रहे हैं, तो मैंने अभी कहा था कि क्रेडिटर्स जो है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट पर ट्रांसफर नहीं होता है, इसको अलग से क्या करेंगे, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को अलग से अकाउंट बनेंगे, और क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2,40,000, ठीक है, सिंपल हो गया। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बैंक लोन भी आएंगे 1 लाख, तो बैंक लोन हमने अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, तो बैंक लोन के क्रेडिट साइड पर आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1 लाख, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद में फिर आते हैं फिक्स एसेट्स, गुडविल। अब क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया, सॉरी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एसेट साइड पर, फिक्स एसेट, गुडविल, स्टॉक, ये तीनों को भी आप लोग को पता है कहाँ पर लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है। तो आएंगे रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट साइड पर, लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, उसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे, फिक्स एसेट 2,18,000, गुडविल 60,000, स्टॉक 1,20,000, इन तीनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 3,98,000, ठीक है, सिंपल। चलो ये हो गया। उसके बाद बैंक है, तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो बैंक अकाउंट हमने बनाया हुआ है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2,000, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद है मिताली, मिताली का हमको देखो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रूपाली के कॉलम में डैश और दीपाली के कॉलम में डैश और मिताली के कॉलम में ₹40,000, ठीक है, सिंपल हो गया। अब सारे पोस्टिंग जो हो गए, ठीक है, बैलेंस शीट के। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको बोला है कि फिक्स एसेट्स आपके रियलाइज हुए हैं 1,80,000 पर और स्टॉक रियलाइज हुए हैं 1,04,000 पर, ठीक है। तो ये हमको पता है जब एसेट्स रियलाइज होते हैं तो सबसे पहले जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को तो कहाँ पर लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, और जब एसेट्स रियलाइज होते हैं तो कहाँ पर लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है। और क्या लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अगर आपको चाहिए तो आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अब ये लोग ने अलग से दिखाया हुआ, देखो 1,80,000 जो है फिक्स एसेट का दिखा है और बैंक का जो है, सॉरी स्टॉक का जो है वो 1,04,000 लिखा है। तो आप लोग एक ही लिख सकते हैं, बाय बैंक अकाउंट लिख के उसको डैश करके, जैसे ये लोग ने देखो लिखा है यहाँ पर, वैसे ही सेम हम लोग भी लिख सकते हैं फिक्स एसेट्स और फिर बाद में स्टॉक लिख सकते हैं। और ये 1,80,000 इनर कॉलम में, 1,04,000 इनर कॉलम में, और दोनों को प्लस करके बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल।
चलो ये आ गया समझ में। अब एसेट्स रियलाइज हुए तो बट ऑब्वियस हमको पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे तो कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,80,000, ये जो हमने एसेट्स बेचे फिक्स एसेट उसका, और टू रियलाइजेशन हमने जो स्टॉक बेचे उसका 1,04,000। ठीक है, सिंपल हो गया। यस, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। अब हम लोग को क्या करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है। तो हमको पता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब पे करते हैं तो कहाँ पर आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹6,000। ठीक है, तो ये देखो 6,000 हो गया, सिंपल। तो अब कुछ नहीं है, पूरा सम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर देखो बोला गया था कि बैंक लोन विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक, यानी जो बैंक लोन है आपका कहाँ पर चार्ज है, स्टॉक पर चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो देखना है बैंक लोन 1 लाख रुपीज़ हमको देना है ना, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको बोला गया है कि स्टॉक पर चार्ज है। इसका मतलब जो हम लोग ये स्टॉक बेच रहे 1,04,000 में जो स्टॉक बेचकर पैसा आ रहा है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ये बैंक लोन डिस्चार्ज कर देंगे, यानी बैंक लोन पे कर देंगे। ठीक है, तो बट ऑब्वियस अगर बैंक लोन पे करेंगे तो एंट्री कैसे आएगा, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, ध्यान देना मैं बता रहा हूँ, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू हमसे पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट, सिंपल। अब बैंक लोन डेबिट है तो बैंक लोन के डेबिट पर मैं आऊँगा और बैंक लोन का जितना अमाउंट है उतना ही लिखने का, 1 लाख है तो मैं 1 लाख लिखूँगा। ठीक है, सिंपल। चलो पक्का, यस। अब देखो बैंक लोन है डेबिट साइड पर, तो बैंक लोन के डेबिट पर मैं आऊँगा और क्या लिखूँगा, टू बैंक अकाउंट जो उसकी क्रेडिट पर है। देखो उसकी क्रेडिट पर क्या है, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना है ₹1 लाख, तो लिख दिया 1 लाख। उसके बाद में फिर बैंक अकाउंट यहाँ पर एंट्री में कहाँ पर है, क्रेडिट पर, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट पर मैं आऊँगा और क्या लिखूँगा, देखो यहाँ पर बाय बैंक लोन दिख रहा है जो उसके डेबिट में, बाय बैंक लोन, और कितना डिस्चार्ज किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने डिस्चार्ज किया 1 लाख रुपीज़, सिंपल। चलो हो गया, बस इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, अब नॉर्मल हम लोग जैसे प्रोसीजर करते हैं वैसे ही सेम, पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमको टोटल मिल रहा है 3,98,000 और ये प्लस 6,000 तो आपको मिल रहा है 4,04,000। ये अमाउंट अभी तक हमको आया नहीं है। ठीक है, ये वाले अमाउंट्स अभी तक आए नहीं है। ठीक है, तो 4,04,000 और यहाँ पर हम लोग टोटल कर रहे हैं तो ये हमको कम अमाउंट आ रहा है। ठीक है, ये आपको आ रहा है 2,84,000। ठीक है, तो जो बड़ा है वो सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे 4,04,000 4,04,000। ठीक है, अब 4,04,000 माइनस 2,84,000 करेंगे तब आपको ये वाला जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, वो कितना आ रहा है, 1,20,000। ठीक है, अब 1,20,000 को हमको पता है क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके रेशो में। ये जो हमको पीछे रेशो दिया गया उसके रेशो में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:2:1 रेशो में। ठीक है, तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, 1,20,000 को 2:2:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,20,000 इंटू, पहले हम लोग ढूंढते हैं कौन है, मनाली दीपाली, कौन है दीपाली, रूपाली, दीपाली एंड मनाली। ओके, रूपाली। ठीक है, पहले रूपाली का करते। ठीक है, 2/5, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 बचे यहाँ पर, 5 4 जा 20। ओके, और 2 1 2 3 0 बच गए। ठीक है, तो 24 इंटू 2 तो 0 0 0, और फिर सिंपली आप 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 48,000। ठीक है, तो देखो इसका रूपाली का हमको मिल गया 48,000, तो यहाँ पर लिखा 48,000। यहाँ पर लिखते बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लॉस ऑन रियलाइजेशन रूपाली 48,000। वैसे ही हम लोग इसका भी रूपाली का 48,000 और मनाली का तो हमको पता 24,000 आ गया। ठीक है, अब कैसे आया, तो सिंपल देखो इसका भी रेशो जो है वो सेम है, 2:2 है, तो जो दीपाली है उसका भी सेम आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, 48 आ गए। और मनाली का रेशो है जो क्या है 5 अपॉन ये 1/5 है, तो वही आ जाएगा 24,000 इंटू 1, मतलब कि वही 1/5। ठीक है, सिंपल। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन हम लोगों ने क्या कर दिया, लॉस लिखा, अब ये सेम लॉस यहाँ पर लिखेंगे, 1,20,000 टोटल आ गया। अब इसको ऐसे सर्कल करेंगे। अब लॉस इधर आया तो ये कहाँ पर लिखते हैं, इसके अपोजिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आके लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन 48 ठीक है। सब कुछ हो गया कंप्लीट, पक्का, चलो हो गया। अब हम लोग का क्या बचा है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी कि सारे पार्टनर्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले डेफिशिएंसी अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो देखो डेफिशिएंसी अकाउंट अब हमको कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड प्लस करेंगे तो 60,000 यहाँ पर है, और यहाँ पर सिर्फ 48,000 ये अमाउंट अभी हमको मिला नहीं है, ठीक है। तो 60,000 बढ़ा है तो 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर लिखा, 60 माइनस 48,000 तो हमको ये बैलेंसिंग अमाउंट मिला 12,000, ठीक है। और अभी हमारे पास पैसे कुछ भी नहीं बचे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, नहीं तो एक काम करते हैं डेफिशिएंसी बाद में लिखते, पहले हम लोग सारे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज सेटल कर देते, ठीक है। अब देखो हमारे पास थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कौन कौन से है, तो पहले तो हम लोगों ने बैंक लोन ऑलरेडी सेटल कर दिए 1 लाख, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों को अब क्या बचा है, हमारे पास क्रेडिटर्स बचे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास पैसे अभी तक कितने बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखो 2,02,000 तो हमारे पास ऑलरेडी था बैलेंस, ठीक है, बैंक का हमको यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, ये बैलेंस है बैंक का। उसके बाद में फिर हम लोगों ने एसेट्स को बेचा, तो हमको एसेट्स को बेचकर 1,80,000 आया। उसके बाद में फिर 1,04,000 आया स्टॉक को बेचकर। अब उसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोगों ने 6,000 पे किया। उसके बाद में फिर बैंक लोन हम लोगों ने कितना पे किया, 1 लाख रुपीज़ पे कर दिया, ठीक है। अब बचा हुआ पैसा जो है वो कहाँ पर जाएगा, बचा हुआ पैसा क्रेडिटर्स को हम लोग पे करेंगे। पार्टनर्स को यहाँ पर कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी वाला केस है, तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है। तो पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज सेटल करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स 1,80,000 जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स में आ गया, ठीक है, बैलेंस आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सर्कल किया, लेकिन आप लोगों को सर्कल नहीं करना है, समझे कैसे आया 1,80,000, ठीक है। सारे डेबिट को प्लस किया और उसमें से क्रेडिट को माइनस किया, तो फिर ये बैलेंस बचा बाय क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के इधर आएंगे टू बैंक रुपीज़ 1,80,000, लेकिन क्रेडिटर्स देखो एक्चुअल में थे कितने, 2,40,000, और हम लोगों ने सिर्फ पे कितने किए, 1,80,000। क्यों किए, क्योंकि हमारे पास पैसे इतने ही बचे 1,80,000, तो इतने ही पे किए, और बचे हुए पैसे जो है वो डूब जाएंगे, क्रेडिटर्स के 60,000 डूब गए, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के पैसे हो गए डूब गए। अब ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है तो डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेफिशिएंसी अकाउंट है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट हमने बनाया, तो देखो यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स ₹60,000, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स का भी अगर डेफिशिएंसी आता है तो हम लोग वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम लोगों ने अभी देखा था रूपाली का कैसे मिलता है, तो 60,000 ये टोटल किया, उसके बाद में 60,000 इधर भी लिखा, 48,000 माइनस किया, ये बैलेंस आया, ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट में, ठीक है। डेबिट पर आया तो क्रेडिट पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा बाय रूपालीज कैपिटल अकाउंट 12,000, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे और फिर बचे हुए जितने भी है, जैसे ये नेक्स्ट पार्टनर है आपका दीपाली, ठीक है। तो दीपाली का देखो यहाँ पर 48,000 है और यहाँ पर सिर्फ 40,000 ही है, ये अभी तक हमको अमाउंट मिला नहीं है, ठीक है। ये दोनों अमाउंट अभी तक मिले नहीं है। तो डेबिट साइड बढ़ा है 48,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे 48,000 माइनस 40,000, तो आपको बैलेंस यानी कि डेफिशिएंसी वाला बैलेंस मिला ₹8,000, ठीक है। अब यही बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे, तो मिताली का टोटल करने पर आ रहा है 64,000 रुपीज़, ठीक है। 64,000 आ रहा है, तो 64,000 आएंगे यहाँ पर, सेम इधर लिखेंगे, और यहाँ पर एक भी अमाउंट नहीं, तो यही सेम 64,000 जो है वो मनाली का डेफिशिएंसी हमको मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब यही कहाँ पर लिखेंगे, डेफिशिएंसी, ये बैलेंस आया, अब ये क्रेडिट में आया तो लिखेंगे तब डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 दीपालीज और 2 मनालीज मितालीज कैपिटल अकाउंट 64 एंड 8,000 यानी 72,000। और इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सम करेक्ट है, जब आपका डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो क्या होता है, टैली होता है, यानी बैलेंस जो है वो सेम आता है, तब आपको पता चलता है कि आपका सम जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। पक्का आया समझ में, यस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से मैंने 1 बाय 1 आपको सारे स्टेप्स बताए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लोन जो लोन बैंक लोन जो है वो डिस्चार्ज था, चार्ज अगेन द स्टॉक था, इसलिए उसको हम लोगों ने स्टॉक से जितने भी पैसे आए उसमें से हम लोगों ने बैंक लोन जो है वो पे कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं बोला होता तो हम लोग ने उसको कैपिटल रेशो क्रेडिटर्स के उनके प्रोपोर्शनेट रेशो में हम लोग ट्रांसफ़र करते, वो अगले वाले सम में मैं बताऊँगा कैसे वो प्रोपोर्शनेट रेशो में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और
अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। कोई भी सम होने दो, उसके ऊपर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल बताना कमेंट में कि कैसे ये वीडियो आपको लगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बजा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस तरीके की वीडियोस में इन्फॉर्मेटिव डालते रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।